ओके जी, तो हमने CSS आउटलाइन तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं CSS टेक्स्ट से। टेक्स्ट कलर कलर तकरीबन जब से हम CSS कर रहे हैं हम कलर ही चेंज कर रहे हैं खैर से। कलर हमने पढ़ा था कि हम 4 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। कलर नेम, हेक्स कोड, RGB और HSL। तो कलर बॉडी का कलर ब्लू करना है बैक, तो अब बॉडी में जब हम कलर ब्लू कर रहे हैं तो जितने भी उसके बाद उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे होंगे सबका कलर ब्लू होगा अगर हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का कलर चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, बॉडी कलर ब्लू कर दिया, उसके बाद H1 का कलर दोबारा से हमने ग्रीन कर दिया। तो अब देखें नीचे क्या हो रहा है, H1 P एलिमेंट एंड P एलिमेंट। H1 का कलर जो है वो ग्रीन है, उसके अलावा जितने भी पैराग्राफ हैं या हम H2 भी अगर यूज़ करें, हम यहाँ पर H2 भी यूज़ कर लेते हैं तो क्या होगा, इसका कलर भी ब्लू होगा। रन करते हैं तो देखें इसका कलर भी ब्लू है। बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड डैश कलर, और जो भी कलर का हम नेम दें, हेक्स कोड दें, RGB वैल्यू दें या फिर HSL वैल्यू दें तो उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। यही है। अच्छा, इसमें बस एक चीज़ देखिएगा कि कलर जो है अगर आप बैकग्राउंड कलर डार्क यूज़ कर रहे हैं तो फोरग्राउंड कलर जो होगा, टेक्स्ट कलर जो होगा वो लाइट होगा। अगर बैकग्राउंड कलर लाइट है तो फोरग्राउंड कलर जो है वो डार्क होगा। तो आप लोगों की असाइनमेंट भी जो आज मिलेगी वो इन सब चीज़ पे बेस्ड होगी। लाइट मोड और डार्क मोड आप लोगों ने देखा होगा, अब हर वेबसाइट में ही होता है, तो आज हम उस तरह की चीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करना, टेक्स्ट सेंटर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेक्स्ट जो होता है, न्यू फोल्डर एक बना लेते हैं। हमारी मेन फाइल index.html। ओके जी, न्यू फाइल। अच्छा, VS कोड में ना अगर आप मतलब स्पीड अपनी फास्ट करना करते हैं, एक तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करें, उसके बाद जाके हम फाइल एक क्रिएट करें, डायरेक्ट फाइल ही क्रिएट करें इस तरह। अब यहाँ पर styles/style.css, तो क्या होगा, एक फ़ोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर फिर एक फ़ाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। इसको जाके अब यहाँ पे हम लिंक करवा देते हैं। हमारी कस्टम CSS लिंक करवाने के लिए लिंक रिलेशनशिप स्टाइल शीट, स्टाइल्स में style.css है हमारे पास। टारगेट करते हैं बॉडी, बैकग्राउंड कलर इसका हम रख देते हैं एक्वा जी। फोल्डर में अब आपके पास जो CSS की फ़ाइल है, अभी तो सिर्फ हम एक क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास दर्जनों फाइल्स हो सकती हैं। उसी तरह जब हम जावास्क्रिप्ट में पहुंचेंगे, हम जावास्क्रिप्ट का भी इस तरह ही फ़ोल्डर बना रहे होंगे, और इमेजेस का फ़ोल्डर हो जाएगा, ऑडियो का फ़ोल्डर है, हम फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, फ़ॉन्ट्स के भी फ़ोल्डर बन जाते हैं। तो इस तरह जो सी चीज़ें आएंगी आपके पास उसके हम फ़ोल्डर बनाते जाएंगे, और प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में हमारी मेन जो फाइल होगी वो सिर्फ और सिर्फ index.html की हुआ करेगी। index.html इसके अलावा जो भी फाइल्स बनती हैं HTML की, तो HTML की फ़ाइल यहाँ पर ही बना करेगी। मतलब फोल्डर हम बना भी सकते हैं। लेट सपोज अगर आपके पास अबाउट एक फोल्डर पेज है, अबाउट में आपके पास अबाउट 3 फाइल हैं या 4 फाइल्स हैं, तो आप उसका अबाउट फोल्डर बना सकते हैं। उसके अंदर फिर अबाउट के सेक्शंस आप डिफाइन कर सकते हैं कि अबाउट कह लें कि कोई ऑनर और फाउंडर है, अबाउट फाउंडर, अबाउट टीम, अबाउट इंस्टीट्यूट, अबाउट स्कूल, तो इस तरह के फिर आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, गो लाइव। हमारे पास देखें बैकग्राउंड कलर एक्वा और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो
ब्लैक। अच्छा जी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन राइट। बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट लाइन होता है वो लेफ्ट होता है। हम किसी भी एलिमेंट का, हमारे पास H1 है, हम यहाँ पर ही H2, H3, हम टारगेट करते हैं H2 को, टेक्स्ट अलाइन, हम इसको कह देते हैं सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब क्या होगा, ये टेक्स्ट जो है हमारे पास H2 जो है वो सेंटर में आया करेगा। जितने भी टेक्स्ट अब H2 होंगे वो सेंटर में आया करेंगे। राइट करने से ये राइट में आ जाते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है। हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात। कर सकते हैं, वो इनलाइन स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। इनलाइन यहाँ पर आके जिस तरह हमने H2 को तो टारगेट किया हुआ है, इसमें इनलाइन कर देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर इसको कर दें, तो ये क्या होगा, अब ये भी सेंटर में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट है, H2 को हमने राइट कर दिया और हेडिंग 3 जो है हमारे पास सेंटर में आ गई। ओके जी, अब देखिए हमारे पास कुछ हमने पैराग्राफ एक ले लिया। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइन जो है इसका भी सेंटर है, लेकिन राइट से देखें जहाँ पे वो फॉन्ट सेंटेंस जो है या वर्ड जो है ख़त्म हो रहा है, वो वहाँ से लाइन को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पे सेंटेंस इस अलाइनमेंट पे ख़त्म हो रहा है, ये नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर, देन ये, और फिर इस तरह। तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। हम टारगेट करेंगे अब किसको, P को। हमने P को टारगेट कर दिया, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, सेव करते हैं। तो अब देखें आपका टेक्स्ट जो है अब वो लेफ़्ट से भी सेम अलाइन पे और राइट से भी सेम अलाइनमेंट पे ही आएगा। ये स्पेसिंग को एडजस्ट करेगा जी, स्पेसिंग को एडजस्ट करेगा। इसमें ना दरमियान में स्पेसिंग कुछ मज़ीद आ जाती है, कुछ कम हो जाती है, कुछ मज़ीद हो जाती है। तो ये इस तरह फिर स्पेसिंग को आगे पीछे करके कहीं पे एक्स्ट्रा कर देता है, कहीं पे कम कर देता है। जी क्लियर है। इसमें लास्ट देखें, लास्ट जो है ये सेंटर में ही है, लास्ट जो है ये सेंटर में है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लास्ट लाइन, सिर्फ लास्ट लाइन को टेक्स्ट अलाइन लास्ट प्रॉपर्टी की मदद से। टेक्स्ट अलाइन लास्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हम कहते हैं टेक्स्ट अलाइन लास्ट, इसको हम सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अब लास्ट लाइन जो होगी हमारे पास वो सेंटर में आएगी। बाकी फर्स्ट से लेकर सेकंड लास्ट तक ये जो है जस्टिफाई है, और लास्ट जो अब हमारे पास ये सेंटर में है। तो अक्सर आपने देखा होगा बुक वगैरह में भी इस तरह के पैराग्राफ की आपको शक्ल नज़र आएगी। तो हम इस तरह इसको कर सकते हैं। असल में जितनी आप लोगों ने HTML पढ़ ली है, जितनी हम CSS पढ़ लेंगे, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके ही दुनिया की हर वेबसाइट बनाई जा सकती है। अब आप पता नहीं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, कुछ यहाँ पे किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ हॉस्पिटल वाले पे काम कर रहे हैं, कुछ बैंक वाले पे काम कर रहे हैं, कुछ किसी ऑथर की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। तो हर चीज़ फिर हम इस चीज़ों की मदद से ही बना सकते होंगे। ओके जी, अलाइनमेंट हो गया। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट वर्टिकल छोड़ देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, CSS टेक्स्ट डेकोरेशन। एंकर टैग हमें याद है किस पर्पज़ के लिए काम होता है। एंकर टैग लेट्स सपोज हम बल्कि हम index.html हम इसको कह देते हैं होम पेज। ठीक हो गया जी। सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं, तो लास्ट पे देखें आपके पास ये होम आ रहा है। इसको हम आपके पास ये होम आ गया।
इसमें देखें बाय डिफ़ॉल्ट एंकर टैग जो है अंडरलाइन आती है, ठीक है। तो अक्सर वेबसाइट में देखा होगा एंकर टैग तो होते हैं, लिंक भी होते हैं, लेकिन अंडरलाइन नहीं आती है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी की मदद से। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ये अंडरलाइन होती है एंकर टैग में, हम इसको नन कर दें। और सबसे ज़्यादा टेक्स्ट डेकोरेशन कह लें यूज़ भी इसलिए ही होता है, नन करने से टेक्स्ट अंडरलाइन जो ख़त्म हो जाती है। अब हमने टारगेट किसको करना है? ए को। हमने क्या करना है? एंकर टैग को टारगेट करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देते हैं नन, कि जो इसमें टेक्स्ट की डेकोरेशन हुई हुई है उसको नन कर दो। सेव करते हैं, ये वेबसाइट में आते हैं तो आप देखें लिंक तो है लेकिन अब ये अंडरलाइन रिमूव हो चुकी है। अच्छा, लिंक आपके पास जितने भी होंगे वेबसाइट में, हमेशा उसकी ना कुछ मज़ीद स्पेशल स्टाइलिंग कीजिएगा। कभी भी सेम टेक्स्ट की तरह उसको लिंक को ना रखिएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा, किसी भी यूज़र को पता नहीं लगेगा कि वो कोई लिंक है। अब लेट सपोज इसका कलर जो है वो सिर्फ कलर चेंज है, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर ब्लैक कर दें, सेव करते हैं। तो अब देखें ये भी ब्लैक कलर है और ये भी ब्लैक कलर है, कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये लिंक है या नहीं है? तो इस वजह से लिंक हमेशा जो होते हैं उसकी एक स्पेशल स्टाइलिंग की रहती है ताकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा रहे। जब आप वेबसाइट बना रहे होंगे यूज़र इंटरफेस तो होगा कि यूज़र का इंटरफेस कैसा आपको नज़र आ रहा है, स्टाइलिंग कैसी हो रही है। यूज़र एक्सपीरियंस का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए लेकिन उसका एक्सपीरियंस ही अच्छा ना रहे, वो जो चीज़ तलाश करने आया है उसको वो चीज़ ही ना मिले, तो उसने तो आपकी वेबसाइट से ही चले जाना है और दोबारा वो आपकी वेबसाइट पे आएगा भी नहीं। तो इस वजह से यूज़र एक्सपीरियंस जो है ये भी हम साथ साथ बना रहे होते हैं। तो कलर अगर चेंज कर दें तो फॉन्ट वेट की मदद से हम बोल्ड कर सकते हैं इसको। बी का एलिमेंट याद है, बी एलिमेंट, उसकी मदद से हम बोल्ड करते हैं। तो आप स्टाइलिंग की मदद से भी फॉन्ट वेट बोल्ड कर दें तो ये देखिए फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन बेशक नन ही रहने दें, कलर जो है इसका कलर जो है ब्लू कर दें या फिर वाइट कर दें। तो वो एक और चीज़ है, जब आप इस लिंक पे लेकर आएँ तो तब अंडरलाइन आ जाए। अक्सर वेबसाइट में देखा होगा जब हम लिंक पर अपना कर्सर लेकर आते हैं माउस का तब उसमें अंडरलाइन आ जाती है। तो वो कैसे लेकर आते हैं, हम वो थोड़ा सा आगे नीचे पढ़ते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पर ही देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, इससे क्या होगा कि टेक्स्ट के ऊपर आपके पास एक अंडरलाइन आएगी, जिसे ओवरलाइन कहते हैं। टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, ओवरलाइन हो जाएगी। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, इससे क्या होगा कि वो टेक्स्ट जो है वो कटिंग हो जाएगी। हम अगर किसी टेक्स्ट को रिमूव करना चाहते हैं, ये जो है स्टाइल ये आप लोगों ने HTML की मदद से भी किया होगा, डेल से या फिर एस एलिमेंट से, ठीक हो गया। तो अगर आप वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग की मदद से करना चाहते हैं तो आप फिर ये टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू यूज़ करेंगे। किसी एलिमेंट में अंडरलाइन लेकर आनी हो टेक्स्ट में तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन की मदद से अंडरलाइन कर सकते हैं। वो ओवर करने से नहीं होगा क्या कि चीज़? ये कर्सर लेके जाने से तब जी आएगा? वो तो ओवर करने से होगा, वो आगे हम पढ़ना है। जी ये क्लियर है? ओवरलाइन, लाइन थ्रू एंड अंडरलाइन। अगर इसको नन कर दें तो क्या होगा, जो भी टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में जो है एंकर टैग में टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होती है। ओके जी, वो लिंक्स का जो है ना कि माउस का कर्सर ऊपर लेकर आएँ, वो आपके पास नीचे एक टॉपिक आएगा CSS लिंक्स है, हम उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, आपने टेक्स्ट को अपर केस करना हो, लोअर केस करना हो, कैपिटलाइज करना हो। कैपिटलाइज में क्या होता है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो वो कैपिटल होता है। तो हम इसमें ही देख लेते हैं, हमारे पास index.html में ये हमारे पास पैराग्राफ है। हम अभी देखें पैराग्राफ जो है आपके पास इस तरह का नज़र आ रहा है। लोरेम का सिर्फ L कैपिटल, बाकी आईपिज्म, डॉलर, सित
तो ये जितने भी ये सारे लोअर केस में है। अगर हम चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाए तो हम क्या करेंगे, पी को जाके टारगेट करके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज रन करते हैं तो आप देखें जितने भी वर्ड हैं, वर्ड के पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो चुका है। अगर सारों को हमने अपर केस करना है तो हम अपर केस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी टेक्स्ट है वो सारे के सारे उसके कैरेक्टर जो है वो अपर केस हो जाएंगे। अगर आप सबको लोअर केस करना चाहते हैं कि पहला कैरेक्टर भी लोअर केस ही हो जाए तो आप लोअर केस इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखें लोअर केस ये हो रहा है। जी क्लियर है? कोई सवाल किसी का? वीएस में सर कह रहे थे स्पीड बढ़ाने के लिए, वो मैंने बता दिया था, इस चीज़ का मैंने बताया था बस कि पहले आप फोल्डर क्रिएट करें उसके बाद जाके फ़ाइल क्रिएट करें। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करके, अगर आपने पहले फ़ोल्डर बनाना है, ये इसमें आ रहा है, यहाँ पर करते हैं। लेट सपोज आप CSS एक फ़ोल्डर का नाम देना चाहते हैं। CSS हमने नाम रख दिया, / से क्या होगा, अब एक ये फ़ोल्डर बन जाएगा। पहले / का वो मैं आपको बता देता हूँ। CSS फोल्डर बन जाएगा। अब style.css करेंगे तो ये फाइल बन जाएगी CSS फोल्डर के अंदर। एंटर में करता हूँ तो अब देखें CSS और उसके अंदर style.css की फ़ाइल बन चुकी है। डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट डिलीट का बटन प्रेस कर दें कीबोर्ड का, तो ये फाइल और फोल्डर डिलीट हो जाएगी उसमें। ये जो है यहाँ पे सेटिंग्स में जाके कमांड पैलेट इस पर क्लिक करें और यहाँ पर डेवलपर टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड, ये आप जब सेलेक्ट करते हैं तो वो मैं जो भी लेट्स पर टाइप करता हूँ तो या बटन प्रेस करता हूँ वो आपको नज़र आता है। टेक्स्ट स्पेसिंग, अक्सर आपने बुक वगैरह में जो होता है पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है कुछ स्पेसिंग के बाद स्टार्ट होती है, तो आप उसको टेक्स्ट इंडेंट की मदद से आप उसको कर सकते हैं। क्या करते हैं, पैराग्राफ में ही टेक्स्ट इंडेंट हम इसको 50 पिक्सल्स कर देते हैं। वेबसाइट में आते हैं तो देखें फर्स्ट लाइन जो है वो 50 पिक्सल स्पेस के बाद वो स्टार्ट हो रही है। हम इसको 100 पिक्सल्स करते हैं तो ये अब 100 पिक्सल स्पेस के बाद स्टार्ट होगी। तो अगर बुक वगैरह पे काम कर रहे हैं तो हम इस तरह की फिर चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। जी जनरल हम कितना यूज़ करते हैं? इन जनरल तो वैसे वो डिपेंड करता है कि लेआउट किस तरह का हम बना रहे हैं, डिज़ाइनिंग किस तरह की कर रहे हैं। वरना ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं पैराग्राफ वगैरह की, ये हम बुक वगैरह में इस तरह की शक्ल दे रहे होते हैं, वरना वेबसाइट में बहुत कम होता है। या फिर अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या ब्लॉग वाली कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो तब हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग क्या होता है कि हर लेटर के दरमियान हम कितनी स्पेस देना चाहते हैं। ये लेटर स्पेसिंग जो है अक्सर जो है वो ईमेल में हम यूज़ कर रहे होते हैं। हमने एंकर टैग देखा था, याद अगर हो तो, जी मेल टू, एंकर मेल टू लेट सपोज umair@सीरत.com, और यही चीज़ हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं तो ये देखें umair@सीरत.com। इसका मैं टेक्स्ट कलर चेंज करूँ, पहले वाइट है, रेड, अब नज़र आ रहा है। तो देखें umair@सीरत.com, ये भी स्क्रीन साइज़ इंक्रीज़ है तो इस वजह से आपको ऐसा नज़र आ रहा है। अब देखें, अब पढ़ने में ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तो हम क्या करते हैं, एंकर टैग को, एंकर टैग में जाके लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग हम इसको कहते हैं 20 पिक्सल्स। सेव करते हैं तो 20 पिक्सल देखें, ये 20 पिक्सल्स हो चुका है। हम इसको 5 पिक्सल्स करते हैं
तो ये 5 पिक्सल्स, हम इसको 2 पिक्सल्स कर देते हैं। तो देखें अब ये पढ़ने में कुछ मतलब साफ साफ पता लग रहा है कि स्पेसिंग है इसमें, हर लेटर में मतलब स्पेस आएगी। हर लेटर में। कम भी कर सकते हैं। कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसी में ट्राई एडिटर में जाके -2 पिक्सल के लिए जी, टेक्स्ट इंडेंट जो है पैराग्राफ के पहले उसके लिए स्पेसिंग के लिए, ये हर करैक्टर में हर लेटर में स्पेसिंग आएगी। -2 पिक्सल्स कर दें तो वो खत्म हो जाएगी। लाइन हाइट, अगर आपने इस पैराग्राफ में लाइन हाइट ज़्यादा देनी है तो हम क्या करते हैं, पैराग्राफ में जाके लाइन हाइट हम इसको 20 पिक्सल्स करके देखें, 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, तो देखें लाइन हाइट इंक्रीज़ होगी। 40 पिक्सल्स तो ये और मज़ीद इंक्रीज़ होगी। लाइन हाइट और लाइन स्पेस एक ही चीज़ है। ये लेटर स्पेसिंग है, ये लेटर स्पेसिंग है कि हर लेटर में स्पेस है। लाइन हाइट जो है कि एक लाइन से दूसरी लाइन में कितना फासला हो, तो वो हम हाइट अगर करैक्टर के दरमियान स्पेसिंग लानी है, अभी हमने पढ़ा है लेटर स्पेसिंग, तो आप इसमें ही वर्ड स्पेसिंग के हर वर्ड के दरमियान कितनी स्पेस है। तो अगर हम इसको 5 पिक्सल्स करें तो देखें अब उसमें स्पेसिंग इंक्रीज़ हो चुकी है। इसको हम 10 पिक्सल्स करें ताकि प्रोमिनेंट थोड़ा नज़र आए, सेव करें तो अब देखें ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर तरफ से। हाँ जी, लेफ़्ट और राइट, ऊपर नीचे नहीं। ऊपर नीचे तो ये लाइन हाइट से होगा ना, लाइन हाइट से हाइट उसकी इंक्रीज़ होगी, दरमियान में स्पेसिंग। अगर वर्ड के दरमियान स्पेसिंग लेकर आनी है तो वर्ड स्पेसिंग, अगर लेटर के दरमियान स्पेसिंग लेकर आनी है तो लेटर स्पेसिंग। हम इसको 2 पिक्सल्स करते हैं तो अब देखें जी, क्लियर है। ओके जी, ये वर्ड स्पेसिंग भी आ गया उसके बाद टेक्स्ट शेडो, हम अपने टेक्स्ट को शेडो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पर हमने हेडिंग 1 जी, हमारे पास हेडिंग 1, हम इसको भी सेंटर लाइन करते हैं ताकि कुछ प्रोमिनेंट नज़र आए आपको। H1 और टेक्स्ट लाइन हमने क्या करना है, सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट शेडो, ये प्रॉपर्टी क्या करता है कि आपके टेक्स्ट में शेडो ऐड कर देता है। अब इसमें देखें 2 वैल्यू है, 2 पिक्सल्स स्पेस दे के दोबारा 2 पिक्सल। अब फर्स्ट वैल्यू का क्या मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टली कितनी स्पेस के बाद है, हॉरिजॉन्टली ये आपके पास 2 पिक्सल्स के बाद स्टार्ट होगी, और वर्टिकल के लिए भी फिर 2 पिक्सल्स। हम अपने इसमें आते हैं और H1 में टेक्स्ट शेडो हॉरिजॉन्टल ऐड करते हैं 2 पिक्सल्स, सेव करते हैं और वर्टिकल 2 पिक्सल्स। तो ये देखें हॉरिजॉन्टल 2 पिक्सल्स और वर्टिकल 2 पिक्सल्स। मैं इसको 5 करता हूँ, एक करेंगे तो चलेगा नहीं, ये देखें अब ये हॉरिजॉन्टल 5 पिक्सल्स और वर्टिकल 5 पिक्सल। एक्चुअल में इसका शेडो ही आ रहा है ना, मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका प्रॉपर करके। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अब इसका कलर चेंज करते हैं, रेड। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट शेडो जो है आपके पास उसी कलर का आ रहा था जिस कलर का फ़ॉन्ट का कलर है, रेड करते हैं तो अब देखें अब ये आपके पास रेड कलर में टेक्स्ट शेडो आ रहा है। इसको वाइट करें तो ये देखें
ये वाइट में आ गया। अब हॉरिजॉन्टल स्प्रेड करने के बाद, वर्टिकल स्प्रेड करने के बाद हमारे पास एक ब्लर का ऑप्शन आता है। आप इसको ब्लर कितना करना चाहते हैं या इसको स्प्रेड कितना करना चाहते हैं। 5 पिक्सल्स, हमने 5 पिक्सल्स किया, रन करें तो यहाँ पर दोबारा से रेड सेव किया तो आप देखें अब ये आपके पास इस तरह का नज़र आ रहा है। सर आपको मैं दिखाता हूँ, बैकग्राउंड कलर हमने एक्वा किया हुआ है, इसको करें। अब देखें ठीक हो गया जी। अब मैं करता हूँ 0 पिक्सल्स 0 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स वाइट एंड इसका कलर जो है, सॉरी इसका कलर वाइट एंड ये जो है इसको ब्लैक कर दें, रन करें तो आप देखें। तो आप ये टेक्स्ट शैडो की मदद से इस तरह की भी चीज़ें कर सकते हैं। हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर भी जो है वो वाइट किया हुआ है, टेक्स्ट कलर भी वाइट कर दिया हमने। उसके बाद हमने शैडो यूज़ कर लिया, टेक्स्ट शैडो। तो टेक्स्ट शैडो जो हमने वो ब्लैक कलर का किया है, तो वो ब्लैक कलर जो हॉरिजॉन्टल भी उस प्लेस पे ही है, वर्टिकल भी उस प्लेस पे है, सिर्फ और सिर्फ ब्लर हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। 5 पिक्सल सर हर उसमें कर सकते हैं। टेक्स्ट शैडो हम किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। शैडो के लिए ये जो है ये शैडो का कलर है, कलर इसका अपना, टेक्स्ट का कलर हमने क्या कर दिया, वाइट कर दिया। अब अगर वाइट टेक्स्ट शैडो ख़त्म कर दें तो क्या ये हमें नज़र आएगा, बैकग्राउंड कलर भी वाइट है और टेक्स्ट कलर भी वाइट है, तो वो हमें नज़र ही नहीं आएगा। हम इसको सिलेक्ट करें तो इस तरह हमें नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इस तरह की कुछ स्टाइलिंग चाहिए तो फिर हम टेक्स्ट शैडो यूज़ कर रहे होते हैं। जी क्लियर है तो ये ब्लैक कलर की जी, ब्लैक कलर, हाँ जी, शैडो ब्लैक कलर का है। आप इसको रेड कर दें तो ये फिर इस इसको तरह बढ़ा भी सकते हैं। कर सकते हैं। 10 से इसको मज़ीद बढ़ा दें, कम करना है तो 5 पिक्सल्स पे ले आए तो ये। सर ये 0 अच्छा आप बाहर थे। पहली जो वैल्यू है ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड करने के लिए हम करते हैं। अभी देखें टेक्स्ट शैडो 0 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स हमने यूज़ किया हुआ है। इसकी पहली वैल्यू जो है कि हॉरिजॉन्टल से कितना आगे को है, तो हमने क्या कर दिया 2 पिक्सल के हॉरिजॉन्टली ये 2 पिक्सल्स आगे आए, और अब वर्टिकल भी 2 पिक्सल्स आ जाए। रन करते हैं तो अब देखें आपके पास ये शैडो अब इस तरह का नज़र आ रहा है। अब हमने इसको अगर कलर प्रोवाइड करना है तो थर्ड में आके हम इसको कलर दे देते हैं। तो ये देखें अब ये कलर, अगर हमने इसको ब्लर करना है तो आप थर्ड वैल्यू में अब इसको ब्लर करेंगे। रन करते हैं तो अब देखें अब वो ब्लर हो चुका है। तो हमने कहा था कि अभी जो है इसका कलर कट जो है टेक्स्ट कलर है कौन सा है, ब्लैक है। हम इसको वाइट कर देते हैं, रन करते हैं तो अब देखें आपके पास इस तरह का नज़र आ रहा है। हम इसको भी 0 कर देते हैं कि हॉरिजॉन्टल भी 0 पे रहे, वर्टिकल भी 0 पे रहे, ना हॉरिजॉन्टल से आगे आए ना वर्टिकली आगे आए नीचे को आए। हम अब इसको करते हैं तो अब देखें अब ये ब्लर हो रहा है। जी क्लियर है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। CSS फॉन्ट्स, फॉन्ट सिलेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे पास जो जेनेरिक फॉन्ट फैमिलीज़ हैं, सेरिफ, ये सेरिफ है। सेरिफ में क्या होता है, हर करैक्टर के एंड पे, हर करैक्टर के यहाँ पे स्ट्रोक्स बने हुए होते हैं। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब फॉन्ट जो है सैंस सेरिफ और सेरिफ सेम होते हैं। होता क्या, ये स्ट्रोक्स बने हुए होते हैं, बस ये डिफरेंस है। हम अपनी वेबसाइट में आते हैं तो इसमें देखते हैं, इसमें भी वही चीज़ हुई भी है। तो ये सैंस सेरिफ यूज़ हो रहे हैं। आप अपनी वेबसाइट में फॉन्ट फैमिली को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और हम चेंज करते भी हैं।
हम चेंज करते भी हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ वेबसाइट्स वगैरह। .com बाई डिफ़ॉल्ट ये सैंस सेरिफ। अब इसमें देखें इसी वेबसाइट को, ये भी फ़ॉन्ट ही है, ये भी फ़ॉन्ट है। इस फ़ॉन्ट का कलर फ़ॉन्ट फैमिली देखें चेंज है, ये फ़ॉन्ट फैमिली देखें चेंज है। यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट है ये कोई और फ़ॉन्ट है, ये जो है फ़ॉन्ट ये कोई और है। नीचे अगर हम आते हैं तो देखें ये फ़ॉन्ट और है, यहाँ पर ये फ़ॉन्ट और ये वाला फ़ॉन्ट और है। कि सिर्फ क्विज़र जो वर्ड है, क्विज़र जितने भी वर्ड हैं वो सारे एक फ़ॉन्ट फैमिली से हैं, उसके बाद जितने भी फ़ॉन्ट फैमिली हैं वो चेंज हैं। तो इस तरह अगर यही फ़ॉन्ट फैमिली हम बिल्कुल नॉर्मल रखते, सैंस सेरिफ ही रखते, तो ये वेबसाइट भी प्यारी नहीं लगती। सिर्फ फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने से वेबसाइट आपकी खूबसूरत हो जाती है। तो इस वजह से फ़ॉन्ट फैमिली की सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर अगर कोई कस्टमर आपसे वेबसाइट बनवाता है तो इसकी डिटेल प्रोवाइड करता है? सारी डिटेल प्रोवाइड करता है। मैंने आई थिंक लास्ट टाइम आप लोगों से कहा था कि मुझे याद करवाइएगा, मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा कि क्लाइंट हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है और फिर हम क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करते हैं। वो इसी लेक्चर के एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मुझे याद करवा दीजिएगा। सेरिफ, सैंस सेरिफ हमारे पास दो हो गए, ऐसी है। सेम जो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट होता है सिर्फ और सिर्फ सेरिफ में क्या होता है, वो स्ट्रोक्स लगे हुए होते हैं। अब ये जो है रेड रेड, ये रेड और ये रेड, ये एक्स्ट्रा, ये सैंस सेरिफ है। यही सेरिफ कर दें तो फ़ॉन्ट वही रहेगा, बस स्ट्रोक्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं मोनोस्पेस, टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, ये सारे फ़ॉन्ट सेरिफ में आ गए। सैंस सेरिफ और मोनोस्पेस। मोनोस्पेस में क्या होता है कि जितने भी करैक्टर हैं, इसमें अगर करैक्टर की मैं विड्थ दिखाऊं आपको, ये एक करैक्टर है, ठीक हो गया जी। इसकी विड्थ देखें और आई की विड्थ देखें, चेंज है, ऐसे ही है। आई को जितनी स्पेस चाहिए आई उतनी ले रहा है, ए को जितनी स्पेस चाहिए ए उतनी ले रहा है। मोनोस्पेस में क्या होता है, जितने भी करैक्टर हैं उन सब की विड्थ सेम होती है। इसमें आर देखें और इसमें आई देखें, सारों की विड्थ जो है वो सेम है। तो ये मोनोस्पेस का ये डिफरेंस है। कर्सिव जो है ये हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं। अगर कोई जो कैलीग्राफर होते हैं वो जो भी लिखते हैं हम उसको भी सॉफ्ट कॉपी में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कर्सिव फ़ॉन्ट कहलाते हैं जो हैंड राइटिंग में लिखे गए हों। फैंटेसी जो होते हैं ये कह लें बच्चों की अगर कोई वेबसाइट बनाई जाए तो फैंसी जो फ़ॉन्ट्स वगैरह होते हैं वो फिर हम फैंटेसी फ़ॉन्ट फैमिलीज यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली। यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह का जो नाम लिखा होता है जी, वो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं, वो आपको मिल भी जाते हैं। वो हम देखते हैं कि हम कहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी है। आप फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी यूज़ करें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पैराग्राफ, इस टाइम ये कौन सा फ़ॉन्ट है? फ़ॉन्ट फैमिली हम दोबारा आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा है। सेरिफ है, ठीक हो गया जी। स्ट्रोक्स बन रहे हैं, ये देखें जितने भी हैं ये स्ट्रोक्स बन रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सैंस सेरिफ, फ़ॉन्ट फैमिली हम इसको सेरिफ कर देते हैं। रन करें, अच्छा सेरिफ थे हमने सैंस सेरिफ कर दिया। नहीं वो ख़त्म कर दिया, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। बाई डिफ़ॉल्ट सेरिफ, अब क्या हमने कर दिया इसको सैंस सेरिफ। इसको हम कर देते हैं कर्सिव। रन करते हैं तो ये देखें आपके पास, सॉरी हम इसको करते हैं मोनोस्पेस। तो ये देखें अब इसमें जितने भी फ़ॉन्ट हैं आई को देख लें या आर को देख लें,
विथ जो है इनकी सेम होगी। और हमारे पास कौन से थे, कर्सिव हमने देख लिया था, और फैंटेसी सेव करते हैं तो ये देखें ये फैंटेसी। तो ये कुछ फ़ॉन्ट्स यानी कि ना जो ब्राउज़र में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कह लें कि जितने भी ब्राउज़र हैं, ये जितने भी यूज़र्स हैं, उनमें ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है। अगर हमने फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करना है तो गूगल फ़ॉन्ट्स वेबसाइट है गूगल की, गूगल फ़ॉन्ट्स। अब इसमें दुनिया जहाँ के फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ जाएंगे। इसमें ये फ़ॉन्ट्स हैं। लेट्स सपोज़ आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, हम कह देते हैं पिज़्ज़ा हट, हमने लिख दिया पिज़्ज़ा हट। अब पिज़्ज़ा हट कौन से फ़ॉन्ट में किस तरह का लिखा हुआ नज़र आएगा, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इसमें से हम कौन सा यूज़ करें, ये यूज़ कर लें जी, ये वाला फर्स्ट के लास्ट पे कंफर्टर। हमने कंफर्टर सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखें सिलेक्ट दिस स्टाइल नज़र आ रहा है क्लियर, सिलेक्ट दिस स्टाइल करें। ओके जी, आपके पास यहाँ पर इस यहाँ पे करने से आपने जो उनसी फैमिली सेलेक्ट की होगी, फ़ॉन्ट फैमिली, वो यहाँ पर आ रहे होंगे। एक तो तरीका है हमारे पास ये लिंक, एक तरीका है कि हम इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करें और अपने जिस तरह हम इमेज को यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट को डाउनलोड करें, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में रखें और उसको फिर लिंक करें। एक तरीका है कि गूगल फ़ॉन्ट के सारे जो फ़ॉन्ट्स हैं ये उसके अपने सर्वर पर ही रहें, हम इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर लें। जब भी किसी यूज़र ने वेबसाइट विज़िट करनी है, जाहिर सी बात है नेट होगा तो विज़िट करेगा, अदरवाइज़ वो विज़िट ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट हमारे सर्वर से डाउनलोड होगी, गूगल फ़ॉन्ट जो है ये गूगल के सर्वर से डाउनलोड होगी। तो इस तरह हमारी वेबसाइट की स्पीड भी फास्ट रहती है। हम आगे फ़ॉन्ट जो है आइकन्स वगैरह हम वो भी इस तरह ही यूज़ करेंगे। जब हम बूटस्ट्रैप पे पहुँचेंगे, हम बूटस्ट्रैप को भी ऐसे ही लिंक कर रहे होंगे। हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, एक होता है कि हम डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में रख दें और हम उसको जब डिप्लॉय करें तो हमारे सर्वर में ही वो फाइल्स अपलोड हो जाएं साथ साथ। होगा क्या कि जब भी कोई यूज़र डाउनलोड करेगा तो हमारे सर्वर से वो फाइल्स डाउनलोड हुआ करेंगी। हमारी प्रोजेक्ट फोल्डर की जो है साइज़ जो है प्रोजेक्ट फोल्डर का वो भी इंक्रीज़ हो गया और हमारे सर्वर पे भी बर्डन आ गया। एक होता है कि जोन सी फाइल जिस कंपनी की है उनके ही सर्वर पे रहे, हम वहाँ से ही डायरेक्ट डाउनलोड करें। जब भी यूज़र कोई वेबसाइट विज़िट करे वहाँ से ही डाउनलोड हो। हमारी वेबसाइट की स्पीड भी फास्ट है और हमारा ख़र्चा भी बच रहा है। होस्टिंग वगैरह जब ख़रीदते हैं तो हमें पे भी करना पड़ता है, तो हम इन सब चीज़ों से भी बच जाते हैं। तो एक तो ऑप्शन है हमारे पास ये, हम ये लिंक जो है इसको कॉपी करें और अपने कोड में आके index.html में आके गूगल फ़ॉन्ट से हम ये यूज़ करने लगे हैं, एंटर करके हम वो पेस्ट कर दें। अब देखें ये कनेक्ट हो रहा है fonts.googleapis.com से, fonts.gstatic.com से, और हमने फ़ॉन्ट जो सेलेक्ट किया था वो ये फ़ॉन्ट है, फैमिली इक्वल टू कंफर्टर। ठीक हो गया जी, ये फ़ॉन्ट है। इस दो से फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाया करेंगे और इससे ये लिंक हो जाया करेगा साथ में। सेव करते हैं, हमने अभी तक सिर्फ लिंक किया है गूगल फ़ॉन्ट्स को। अब इसको यूज़ करने का तरीका देखें, आपके पास फ़ॉन्ट फैमिली ये CSS है, इसको CSS में आके हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे थे। अब हमने क्या करना है, फ़ॉन्ट फैमिली कंफर्टर कर्सिव, फ़ॉन्ट फैमिली ये कंफर्टर ये यूज़ हो जाया करेगा। इसमें कोमा के बाद एक कर्सिव है। एक्चुअल में ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है ना ये कर्सिव का है, ये फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव का है। अगर तो उसको कंफर्टर फ़ॉन्ट नहीं मिलता है, लेट्स सपोज कोई यूज़र वेबसाइट विज़िट करता है और गूगल के सर्वर में भी कोई इशू आ रहा है, कंफर्टर फ़ॉन्ट फैमिली डाउनलोड नहीं होती है, तो क्या होगा, वो कोई भी कर्सिव फ़ॉन्ट को यूज़ कर लेगा। फिर कंफर्टर डाउनलोड नहीं होगा तो वो कर्सिव को यूज़ कर लेगा। सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं और CSS, तो ये देखें
वही वाला फ़ॉन्ट जो हमने भी यूज़ किया है वो आ गया। अगर कंफर्टर यूज़ नहीं होगा तो फिर ये कर्सिव को यूज़ कर लिया करेगा। एक तरीका था ये गूगल फॉन्ट्स यूज़ करने का, हम index.html की फ़ाइल में कोड इस तरह कॉपी पेस्ट करते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है, CSS में उसका वो लगा देंगे फॉन्ट फैमिली, वो तो वैसे टेक्स्ट चेंज कर देंगे। नहीं, अगर हम यहाँ से अब ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से ख़त्म कर दें, उसको जो कंफर्टर फ़ॉन्ट फैमिली है वो कहाँ से मिलेगा? कंफर्टर कोई फ़ॉन्ट फैमिली ही नहीं है हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड, वो तो गूगल फॉन्ट के सर्वर से आ रहे हैं ना। तो अब देखें, अब जो यूज़ हुआ है वो कर्सिव यूज़ हो चुका है। कोई भी फॉन्ट ऐसा यूज़ नहीं करते। हम ऐसे नहीं, हमारे सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड है वो तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने कोई स्पेशल फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो फिर हम या तो डाउनलोड करके लिंक करेंगे या फिर डायरेक्ट सर्वर से कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। एक तो तरीका ये था। एक हमारे पास देखें गूगल फॉन्ट्स में ही एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है लिंक का, ऐसे ही है, और एक आ रहा है इम्पोर्ट है। आप इस पे जब आते हैं, आप ये स्टाइल एलिमेंट देखें, स्टाइल और ये स्टाइल ख़त्म हो रहा है, इसके दरमियान का कोड स्टाइल एलिमेंट के अंदर हम किसका कोड लिखते हैं? CSS का कोड लिखते हैं। तो हम या तो index.html में आके स्टाइल हम इस तरह लिखें। अब स्टाइल के अंदर हम CSS का ही फॉन्ट फैमिली ही यूज़ कर रहे हैं। एक तरीका है कि हम style.css में ही आके हम ये लिख देते हैं। बॉडी की जगह नहीं, वो तो बॉडी मैंने वैसे रिमूव कर दिया ना, आप इस तरह कर दें। टॉप पे हमेशा आप वो इंपोर्ट कर लें URL से ये वाले फॉन्ट डाउनलोड कर लें। अब इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली गूगल फॉन्ट डाउनलोड हो जाया करेगा CSS की फ़ाइल में। अब index.html से भी ख़त्म कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं, CSS से ही डाउनलोड होगा। सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं तो देखें आपके पास दोबारा वो कंफर्टर फ़ॉन्ट जो है वो अब यूज़ हो रहा है। जी क्लियर है? वो अब डाउनलोड हो चुका है, वो अब डाउनलोड हो चुके, हमारी वेबसाइट के साथ लिंक हो चुका है। ये तो हम स्टाइल इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि सारे पेजेस के लिए होते हैं, लाइक इंडेक्स है, दूसरा HTML और जी ये सारा जहाँ जहाँ ये वाली फ़ाइल जो है style.css, अगर हम मतलब ज़्यादा फॉन्ट्स यूज़ करेंगे तो फिर तो हम ज़्यादा नहीं इंपोर्ट करेंगे, तो हम लिंक ही करवा देंगे। सही लिंक एक बार लगेगा अगर ज़्यादा फॉन्ट्स जी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेटिंग्स के लिए कोई और फॉन्ट। अब देखें, आपने एक फ़ाइल को लिंक अभी सिलेक्ट किया था, हम दोबारा गूगल फॉन्ट्स में आ जाते हैं बल्लू भाई से भी डाल में और यहाँ पर अगर आप ये वाला फ़ॉन्ट आप इसको भी यहाँ पर आके सिलेक्ट दिस स्टाइल और नीचे आकर लेट्स सपोज ये आप इसको भी सिलेक्ट कर लें, तो हमारे पे देखें अब ये इंपोर्ट जो है ये भी चेंज होता जा रहा है। पहले कंफर्टर, अब ये वाला फ़ॉन्ट और ये वाला फ़ॉन्ट भी हम इसको दोबारा कॉपी करते हैं एट इम्पोर्ट से और अपनी वेबसाइट में आके मैं आपको बस दिखाता हूँ। अब देखें आपके पास कंफर्टर तक पहले था, सिर्फ कंफर्टर तक, अब कंफर्टर भी है, ये वाला फ़ॉन्ट भी आ गया और ये वाला फ़ॉन्ट भी आ गया, एक लिंक में आ जाएगा। अब ये ऊपर वाला रिमूव कर दें क्योंकि हमारे पास कंफर्टर ही है ऊपर, सिर्फ नीचे में भी कंफर्टर आ रहा है। अब इसको आप स्किप कर दें, ठीक हो गया, हमने इसको स्किप किया। अब नीचे आके बस देख लें फ़ॉन्ट फैमिली, पहले कंफर्टर, अब ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली एंड ये फ़ॉन्ट फैमिली। अगर हम इसको यूज़ करना चाहें कॉपी करें और यहाँ पर आके इसकी जगह अब ये पेस्ट कर दें, इसको आप अब ख़त्म कर दें, सेव करें, अपनी वेबसाइट में आए तो अब देखें अब फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गया। जी क्लियर है? एक फॉन्ट होते हैं मतलब हेडिंग भी चूज करना है, एक पैराग्राफ के लिए। जी तो ये हमने पैराग्राफ के लिए किया था। हेडिंग के लिए हम लेट्स सपोज कंफर्टर को यूज़ कर लेते हैं। हेडिंग में हमारे पास H1 में कंफर्टर और पैराग्राफ में ये वाला फ़ॉन्ट आ गया। सेव करते हैं तो अब देखें ये, अब ये हमने हेडिंग 1 लिखा था, इसको यहाँ पर आके पिज़्ज़ा हट का अगर कर दें तो आपके पास वो चीज़ ही आ जाएगी। तो ये देखें
जी क्लियर है? नहीं, अगर आप ये कोड को ही रिमूव कर दें तो ये गूगल से ही नहीं लिंक होगा, तो फिर कैसे होगा? अब हम इसको स्किप कर देते हैं। अब क्या होगा? कर्सिव यूज़ होगा, यहाँ पे भी आके कर्सिव यूज़ होगा, अब सेम ही होगा। हेडिंग 2 में सर कोक लिख दीजिए। हेडिंग 2 में कोक हेडिंग 2 में क्या करूँ? कोक लिख दीजिए। कोक लिख दें। अच्छा कोक लिख दो। नीचे अच्छा नीचे आके प्राइस भी साथ साथ दीजिए। ये सब तब आप लोगों ने करना है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस वो लिंक का जो है वो हम इंडेक्स में जाके HTML की फ़ाइल में यूज़ करते हैं, इंपोर्ट जो है वो हम CSS की फ़ाइल में बस यूज़ कर रहे होते हैं। डिफरेंस और तो कुछ भी नहीं है। बेहतर जो है वो इंपोर्ट है, हम बार बार index.html की फ़ाइल में जाएं, फॉन्ट फैमिली जो है वो हमने CSS में ही यूज़ करनी होती है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। अभी तो आप लोग CSS कर रहे हैं ना, जब हम SCSS कर रहे होंगे उसमें हम फॉन्ट्स की एक फ़ाइल ही अलग से बना रहे होंगे, हम फॉन्ट्स की एक अलग से ही फाइल बना रहे होंगे, उसमें हम सारे फॉन्ट्स को इंपोर्ट कर रहे होते हैं और उसको फिर हम अपनी मेन फाइल में लिंक कर देते हैं। सर CSS और SCSS में डिफरेंस क्या है? SCSS में होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें, लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ जी, वो भी मैं बताता हूँ। हेडर हमारे पास आ गया, मेन आ गया एंड फुटर आ गया। आप एक पैराग्राफ इसमें यूज़ कर रहे हैं और एक पैराग्राफ इसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब इसकी स्टाइलिंग जो है आप अगर टारगेट करना चाहें तो नीचे आके मेन के अंदर जो P एलिमेंट है, ठीक हो गया जी, और फुटर के अंदर जो P एलिमेंट है, इस तरह करते हैं। इसमें आप CSS में मेन को टारगेट करें देन P को टारगेट करें। आप इस तरह नेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें हम नेस्टिंग कर सकते हैं इस तरह SCSS में, लेकिन हमारा ब्राउज़र जो है वो SCSS को नहीं समझता है, वो CSS को समझता है। तो हम क्या करते हैं, SCSS की फ़ाइल को हम CSS में कन्वर्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिक कंपाइलर हो जाता था। तो जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो तब आप लोग को इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि मेन चीज़ तो हमारी CSS ही है। बस SCSS से क्या होता है, आपकी स्पीड जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है कोडिंग की। जी गाइस क्लियर है? फॉन्ट वेब पेज भी हो गया, फॉन्ट फॉल बैक्स भी हो गया। फॉल बैक्स यही चीज़ है कि हम दो या फिर इस तरह मज़ीद कर्सिव हो गया, हम लेट सपोज यही चीज़ कंफर्टर हम इस तरह 3 यूज़ कर सकते हैं, 4 यूज़ कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले वो देखेगा इस फ़ॉन्ट को, अगर तो उसको ये फ़ॉन्ट मिल जाता है तो वो इसको यूज़ कर लेगा, अगर ये फ़ॉन्ट नहीं मिलता है वो सेकंड पे चला जाएगा। सेकंड मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो वो थर्ड पे आ जाएगा। अब ये कर्सिव है ना, कर्सिव हर सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, कोई एक फ़ॉन्ट लाजमी, तो वो फिर उसको यूज़ कर लेगा। तो ये तरीक़ेकार होता है फॉल बैक्स का। फ़ॉन्ट स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल होते हैं, अगर इटैलिक करना हो तो फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक, फ़ॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है बाय डिफ़ॉल्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल ये इटैलिक और फ़ॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक। तो ऑब्लिक सेम जो है वो इटैलिक की तरह ही होता है, ऑब्लिक इतना यूज़ भी नहीं किया जाता है, इटैलिक को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास HTML के जो एलिमेंट्स से, B एलिमेंट से क्या होता था बोल्ड, I एलिमेंट से इटैलिक, U एलिमेंट से अंडरलाइन होता था। अब अगर हमने इस चीज़ को बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक और अंडरलाइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो तो HTML में करते हैं, CSS में टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अब ये सारी चीज़ें हम उसकी मदद से भी कर सकते हैं, CSS की मदद से।
ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर जितने भी हैं सारे पी हैं, पी पैराग्राफ। अगर हम डायरेक्ट पैराग्राफ को ही कर दें, सारे पैराग्राफ्स ये सारे पैराग्राफ कर देगा। ये क्या कर रहा है कि पैराग्राफ को टारगेट करो, देन उस पैराग्राफ को करो जिसको क्लास इटैलिक मिली हुई है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले को टारगेट करेगा। अब अगर हम एक और नीचे जाके पी एलिमेंट लिख देते हैं, इसमें से क्लास ख़त्म कर देते हैं, कोई भी क्लास नहीं रखते हैं, तो इसमें स्टाइलिंग जो कोई भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये जो टारगेट कर रहे हैं जिसको नॉर्मल मिली हुई है, जिसको इटैलिक और जिसको ऑब्लिक मिली हुई है। अगर आप इस पी को ख़त्म कर देते हैं तो रन करें तो देखें सारे वो हो चुके हैं चेंज। फ़ॉन्ट वेट आ चुका आपका, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है, आप उसको बोल्ड भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल स्मॉल कैप्स, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो है नॉर्मल है। स्मॉल कैप्स करना है तो स्मॉल कैप से क्या होगा, पहला करैक्टर वैसे ही रहेगा कैपिटलाइज में, नेक्स्ट जो है सारे अपर केस तो हो जाएंगे लेकिन वो उसका वेरिएंट जो है वो स्मॉल ही रहेगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और अक्सर वेबसाइट में देखा होगा या बुक्स वगैरह में भी देखा होगा, आप इस तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह देख रहे होते हैं। फ़ॉन्ट साइज़, आप किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। पिक्सेल्स में करना है पिक्सेल्स में कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है 16 पिक्सेल्स। उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ EM में भी आ जाता है। फ़ॉन्ट साइज़ EM मैं आपको यहाँ पे वैसे बता देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 16 पिक्सेल्स फ़ॉन्ट साइज़ है। 16 पिक्सल जितना भी हमने डिफ़ॉल्ट रखा हो, 16 फॉर एग्जांपल 16 पिक्सेल्स है, उसको अगर चेंज करना है EM में तो 16 पिक्सेल्स इक्वल टू 1 EM। अब यहाँ पर 2 EM कितना होगा 32 पिक्सेल्स, 2.5 EM इक्वल टू 40 पिक्सेल्स। ठीक हो गया। तो आप फिर इस तरह EM में भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, पिक्सेल्स में ना करें EM में कर लें। फ़ॉन्ट साइज़ जो है एब्सोल्यूट वैल्यू भी, हम फ़ॉन्ट साइज़ एब्सोल्यूट वैल्यू में भी चेंज कर सकते हैं और रिलेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। हम परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि लेट्स सपोज आपने एक डिव एलिमेंट बनाई है, उस डिव एलिमेंट को फ़ॉन्ट साइज़ कर दें लेट्स सपोज 20 पिक्सेल्स। फ़ॉन्ट साइज़ हमने कर दिया 20 पिक्सेल्स। उसके अंदर अब जितने भी एलिमेंट्स आएंगे आप उसकी परसेंटेज सेट कर सकते हैं। 200% कर दें तो कितना बनेगा 2 गुना। डिव को जो है 20 पिक्सेल्स दिया हुआ है फ़ॉन्ट साइज़, तो उसके अंदर के एलिमेंट्स जो हैं उसको 200% करें तो कितना बनेगा 40 पिक्सेल्स हो जाएगा। तो इस तरह फिर हम रिलेटिव में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पिक्सेल्स जो है ये एब्सोल्यूट है, पिक्सेल्स एब्सोल्यूट है। EM क्या बनेगा फिर EM रिलेटिव बनेगा, क्योंकि ये हमारे पिक्सेल्स को ही सपोर्ट कर रहा है, उसके रिलेटिव ये वर्क कर रहा है। अगर 16 पिक्सेल्स है बाय डिफ़ॉल्ट तो EM में वो पिक्सेल्स को ही देख रहा है, परसेंटेज भी पिक्सेल्स को ही डिटेक्ट कर रहा है। तो आप एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में दोनों में प्रोवाइड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट साइज़, हम अपनी वेबसाइट में रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जब हम CSS थोड़ी आगे मज़ीद पढ़ लेंगे उसके बाद हम इस टॉपिक पे दोबारा आएंगे, तब आप लोग के लिए इजी हो जाएगा समझना। फ़ॉन्ट गूगल आ गया, गूगल फ़ॉन्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट पेयरिंग्स, आपके पास कुछ फ़ॉन्ट पेयरिंग्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये 2 फ़ॉन्ट है, अक्सर वेबसाइट इन 2 फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके बनाई जाती है। एक ये फ़ॉन्ट है और पैराग्राफ्स के लिए ये फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट बहुत यूज़ होते हैं। अब ये फ़ॉन्ट है ना, आप गूगल फ़ॉन्ट में जाएं, आप यहाँ पे जाके इसकी वेबसाइट में आके सर्च फ़ॉन्ट्स है इस पर क्लिक सेव कर दें तो इसमें ये नहीं है। ओके, हमारे पास रोबोटो एक फ़ॉन्ट होता है, रेलवे, ये फ़ॉन्ट भी बहुत यूज़ होता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं।
और एक फ़ॉन्ट यूज़ होता है यूबंटू के नाम से। यूबंटू, ये यूबंटू फ़ॉन्ट बहुत यूज़ होता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट कौन सी बना रहे हैं, और अगर किसी क्लाइंट की बना रहे हैं तो क्लाइंट आपको खुद बताएगा कि भाई इसमें ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है और इस जगह ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ होगा। ये देखें आ भी गया यूबंटू। ओके जी, उसके बाद आइकन्स। हम अपनी वेबसाइट में आइकन्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आइकन्स के लिए हम यूज़ करते हैं फॉन्ट ऑसम। वेबसाइट का नेम है fontawesome.com। fontawesome.com। इसको यूज़ करने का तरीका, सबसे पहले आपने साइन इन करना है। इसमें जाके एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ईमेल एड्रेस देंगे और पासवर्ड देंगे। अच्छा, ये जो है ना, अगर आपने टेम्परेरी बस यूज़ करना है, टेम्परेरी मेल्स का पता है? टेम्परेरी मेल्स किसी को पता हो? हमारे पास वेबसाइट्स हैं कुछ, tempmail.org, या फिर गूगल कर लें टेम्परेरी ईमेल, या फिर 10 मिनट मेल, या टेम्परेरी मेल कर लें, या फिर 10 मिनट मेल कर लें। आप किसी भी वेबसाइट में आ जाएं, आपको ना 10 मिनट के लिए एक ईमेल प्रोवाइड कर दी जाती है। अब हमारा जो इसमें काम है फॉन्ट ऑसम का, हमने एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो क्रिएट एन अकाउंट। इसमें आप यहाँ पर आके इसको ही कॉपी कर लें और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। वो देखें ईमेल आ गई, सेंड किट कोड। इसमें ऑलरेडी लॉगिन आई थिंक जी, नहीं मैंने किया हुआ है, मे भी कोई आ रहा हो। साइन इन, क्रिएट एन अकाउंट, मेल देख लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट, सेंड किट कोड। अच्छा, इसमें एरर जो दे रहा है ना, वो कह रहा है कि कैन नॉट क्रिएट एन अकाउंट इफ़ यू आर लॉग्ड इन। क्या वो आप पहले से ही लॉगिन है, लेकिन इसमें लॉगिन है नहीं पहले से। खैर मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये आप देख लीजिएगा। साइन इन पे जाएं, क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे जाके मेल प्रोवाइड कर दीजिएगा। सेंड किट कोड करेंगे, आपको ना एक मेल आ जाएगी जो भी ईमेल प्रोवाइड की होगी, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, आपको ना एक कोड मिल जाएगा। वो कोड यहाँ से भी मिल सकता है, इस तरह का कोड होगा स्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट सोर्स ये कोड है। इस कोड को कॉपी करें, अपने index.html में आके हेड में आके पेस्ट कर दें। ठीक हो गया जी, हमने ये फॉन्ट ऑसम का कोड भी पेस्ट कर दिया। अब अगर हमने फॉन्ट यूज़ करना है, स्पैन में, बल्कि मैं एक डिव बना लेता हूँ, H2 फॉन्ट्स। फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट में आए, आइकन्स में आ जाए। यहाँ पे फ्री का अगर यूज़ करना है तो सिर्फ फ्री को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि सिर्फ फ्री का अगर यूज़ करना है। अगर प्रो भी करने हैं तो सिर्फ प्रो ओनली कर दें, इसमें सिर्फ प्रोफेशनल्स आएंगे। तो हम फ्री को करते हैं टारगेट सिर्फ। लेट सपोज बुक के लिए आपको चाहिए कोई बुक का आइकन, तो बुक लिखें, आपके पास बुक के आइकन्स आ जाएंगे। इसको सिलेक्ट कर लें,
अब ये देखें, आपके पास ये HTML का कोड आएगा, ये HTML का कोड है। इसको क्लिक करने से ये कॉपी हो जाएगा, अपनी वेबसाइट में आए, पेस्ट कर दें। ओके जी, हमने क्या करना है, एक आई एलिमेंट ले लिया, उसमें क्लास प्रोवाइड कर दिया करेंगे FAS स्पेस आगे आइकन का नेम, फॉन्ट ऑसम, FA फॉन्ट ऑसम हाइफन बुक के बुक का आइकन अगर चाहिए तो सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं। तो यहाँ पर फॉन्ट्स उसका लिंक डाउनलोड करके फोल्डर के अंदर रखना। सोर्स किट, आई थिंक ये किट प्रोवाइड नहीं करने दे रहा है। सर कोई और कॉपी करके देखो। जी मैं वही कर रहा हूँ, मिनट। प्रोग्राम HTML ये आई के टैग में रखेंगे। वो फॉन्ट ऑसम ने उसको बनाया इस तरह से, उसकी स्टाइलिंग इस तरह की हुई है। आई में भी रख सकते हैं, स्पैन में भी रख सकते हैं, वहाँ पर डिपेंड। तो ये आई टैग ही बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि ये इसका ना छुआ रहा हूँ। वो कोड ना हमने दरअसल W3 स्कूल से उठाया था, तो इस वजह से ये जो मैंने कोड अब यूज़ किया है ये मैंने खुद से जनरेट किया हुआ है, तो इस वजह से अब ये लग चुका है। तो ये देखें, आपके पास ये बुक का आइकन आ गया। ये जब आप लोग खुद जनरेट करेंगे ना, तो उसके बाद जो कोड आएगा उसको यूज़ करें। पहले मैंने क्या किया था कि W3 स्कूल से ही डायरेक्ट उठाया था, तो वो अलाउ नहीं कर रहा था क्योंकि वो उसका कोड यूज़ हुआ है। अच्छा जी, अब इसमें देखें, इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं। आप बटन एलिमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं आइकन से। अब इसमें डाउनलोड का आइकन यूज़ हुआ है, इसमें LCD का यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पर आते हैं, सर्च आइकन्स, डाउनलोड। डाउनलोड, इसको कॉपी कर लें। अब हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं और एक बटन बना लेते हैं। बटन में आई एलिमेंट क्लास दे दें FA डैश डाउनलोड। अगर हमने डाउनलोड यूज़ करना है तो डाउनलोड, हमारे पास ये आ गया। स्पेस दे के डाउनलोड टेक्स्ट लिख दें। अभी हमारे पास टेक्स्ट भी आ जाएगा और ये फॉन्ट ऑसम का आइकन भी आ जाएगा। सेव करें, अपनी वेबसाइट में आए तो ये देखें, आपके पास एक बटन आ गया जिसमें टेक्स्ट डाउनलोड है और साथ में आइकन भी है। बाद पहले हमने जो कोड जो कॉपी किया था वो डायरेक्ट इसका किया था हमने W3 स्कूल से, तो ये हमें अलाउ नहीं कर रहे थे W3 स्कूल वाले। उसके बाद जो मैंने कोड जो कॉपी किया है वो मैंने खुद कहीं यूज़ किया हुआ था डाउनलोड करके, तो मैंने वो वाला कोड कॉपी किया और अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दिया। इसी तरह आपके पास क्लाउड, हार्ट, कार, फाइल, बार्स, तो इस तरह के बहुत सारे आइकन हैं, ढेरों आइकन्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं उसको अपनी वेबसाइट में। तो सर डाउनलोड की जगह कुछ और भी लिखेंगे, बुक लिखेंगे, बुक का आइकन आ जाएगा। बुक आ जाएगा, ठीक है ना। हम इसी को लिखते हैं, डाउनलोड की जगह बुक है, हम इसको कार कर देते हैं, फाइंड आ कार। सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं। तो ये क्या हो गया,
फाइंड अ कार। सर आई के अंदर लिखे ना फिर वो आई के अंदर नहीं लिखा हुआ। आई के टैग के अंदर। नहीं नहीं, आई के टैग में ये डबल कोट में था। सेव किया, आई क्लास कार, ये देखें फाइंड अ कार, आपके पास कार आ जाएगी। तो बाकी ये बटन की मज़ीद स्टाइलिंग भी हम कर सकते हैं, वो हम आगे CSS में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, ये फॉन्ट ऑसम के आइकन्स थे। इसी तरह बूटस्ट्रैप के भी आइकन्स हैं और गूगल के भी आइकन्स हैं। हमने गूगल फॉन्ट्स देखे थे, उसी तरह गूगल हमें आइकन भी प्रोवाइड करता है। तो ये गूगल के आइकन्स हैं। लिंक्स पे आ जाते हैं। टेक्स्ट लिंक, लिंक बटन। अब देखें जब हम इस पर कर्सर लेकर आ रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो बॉर्डर के कलर के ही हो जा रहा है। इस पर आते हैं तो ये कलर जो है वो डार्क हो जाता है। तो ए लिंक, विजिटेड, ओवर और एक्टिव, ये 4 चीज़ें हमारे पास। डिफ़ॉल्ट जो है ए नॉर्मल, जो अनविजिटेड लिंक, ये जो है ए कॉलन के बाद लिंक। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्राई इट योरसेल्फ। अब इसमें देखें ये एक लिंक है, हम जैसे इस पर कर्सर लेकर आ रहे हैं इसका कलर चेंज हो जाता है। हमने क्या किया, एंकर टैग यूज़ किया, साथ में कॉलन लिंक, अनविजिटेड लिंक। ये है अनविजिटेड लिंक, इसका कलर जो होना चाहिए था रेड है, लेकिन ये मैंने पहले ही विज़िट किया हुआ है। अक्सर आप लोगों ने गूगल में देखा होगा, जिस तरह हमने गूगल अभी किया था। ये देखें इसका जो कलर है वो पर्पल है और बाकी जितने भी कलर हैं वो ब्लू हैं। तो ये मैंने विज़िट किया हुआ है और ये मेरे ब्राउज़र में इस टाइम स्टोर हो चुका है। तो इस वजह से ये वाला भी जो है मैंने विज़िट किया हुआ है। विजिटेड का कलर जो है वो क्या होगा, ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। जो विजिटेड हो जाए उसका कलर रेड हो। तो अब देखें इसका कलर रेड है। माउस ओवर लिंक है, ए ओवर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये ओवर जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप अपनी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ कर भी रहे होंगे कि जब कर्सर किसी एलिमेंट पे है फिर उसमें कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो हम क्या कह रहे हैं, ए ओवर पे कलर जो है वो हॉट पिंक हो जाए। तो इस पे जब हम आते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इसको मैं क्या करता हूँ, ए लिंक जो है या ए जो है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, रन करता हूँ तो देखें टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म हो गया। मैं चाहता हूँ कि जब माउस का कर्सर आए तब उस पर अंडरलाइन आ जाए। तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन में कर देता हूँ, रन करता हूँ। तो अब देखें, अब मैं जैसे ही कर्सर लेकर आऊँगा तो क्या होगा, उसका कलर भी हॉट पिंक हो जाएगा और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन हो जाएगी। आज निश्चित का पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, नहीं दिल कर रहा है, नींद आ रही है। जी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास लिंक्स आ गए। लिस्ट जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट, हमें पता है बुलेट्स आइटम्स आती हैं, ऐसे ही है। और ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग आती है। हम किसी भी लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी तो उसको टारगेट करके लिस्ट स्टाइल टाइप, अगर तो रिमूव करनी है बुलेट से तो आप इसको लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लिस्ट आइटम होगी रन करें तो अब देखें जी, ठीक है। हमने क्या किया, नीचे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हुई है, उसको क्लास दी हुई है ए, और ऊपर जाके टारगेट कर रहे हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको क्लास मिली हुई है ए, उसको क्या करो, लिस्ट स्टाइल टाइप उसको नन कर दो। तो नन करने से जो बुलेट्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं। उसी तरह ऑर्डर लिस्ट में भी यही चीज़ होती है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। और इमेज लगाना चाहें आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह इमेज भी लगाई जा सकती है। लेकिन ये इमेज जो है आपके पास होनी चाहिए फिर, और इसी साइज़ में होनी चाहिए, कोई 4 पिक्सल्स बाय 4 पिक्सल्स कह लें।
या 8 पिक्सल्स बाई 8 पिक्सल्स। कलर नहीं यूज़ कर सकते? कलर भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है। आप अक्सर होता है वो टिक वाले इमेज नज़र आ रही होती है, तो उस तरह इमेज ले लें और उसको फिर यहाँ पे जाके लिंक करवा दें, लिस्ट स्टाइल इमेज, और आगे URL की मदद से वो इमेज का पाथ दे दें तो वो इमेज लग जाएगी। बस करें। बस ये एक रह गया ऑप्शन, कोई भी तस्वीर, लेकिन वो साइज़ वो उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सर वो गूगल से ले सकते हैं जो आप कह रहे हैं साइज स्टाइल उसका किस साइज की चाहिए पिक? हाँ जी, ले 4 पिक्सल्स बाई 4 पिक्सल्स कर लें जी। स्टाइल पिक्चर के बाद स्टाइल में नहीं चेंज कर सकते क्लास में, मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब क्लास में उसकी स्टाइल के बाद चेंज सर वो क्लाइंट वाला हाँ जी कर सकते हैं जी, मैं बताता हूँ। इसमें बस आ जाए टेबल्स पे, ये बस टेबल्स देख लें क्योंकि यही आपकी असाइनमेंट है टेबल्स के रिलेटेड ना, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। इस तरह के ना टेबल बनाई जा सकते हैं। हमने सिंपल वही चीज़ की है, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट हो गया, या फिर TR लेकर उसके अंदर TH का याद होगा टेबल हेडिंग, एक और TR ले, उसके बाद नीचे TD लेते हैं टेबल डाटा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह का टेबल होता है। CSS की मदद से आप उसको बॉर्डर दे सकती हैं, बॉर्डर हमने पढ़ा हुआ है ना, आप उसको बॉर्डर दे सकती हैं, बॉर्डर की विथ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं। फुल विथ टेबल, उस टेबल को विथ 100% कर दें। हमें याद है कि TR में TH ले तो उसका टेक्स्ट अलाइन जो होता है वो सेंटर होता है, और टेबल डाटा की जो टेक्स्ट लाइन है वो लेफ्ट होता है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, या फिर टेबल डाटा को भी सेंटर कर सकते हैं, या फिर टेबल हेडिंग को लेफ्ट कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। डबल बॉर्डर आ रहे होते हैं इस तरह ना, डबल बॉर्डर। अगर सिंगल बॉर्डर करना है तो आप क्या करें, बॉर्डर कोलैप्स, टेबल को टारगेट करें और बॉर्डर कोलैप्स में वैल्यू प्रोवाइड कर दें कोलैप्स, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। बॉर्डर ख़त्म करना चाहते हैं तो बॉर्डर ख़त्म भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो ये टेबल था। इस तरह आप फिर टेबल की स्टाइलिंग कर सकते हैं। बाकी मज़ीद कुछ पढ़ना होगा तो आप ये टेबल साइज़, टेबल अलाइनमेंट, आप ये सारी चीज़ें पढ़ भी सकते होंगे खुद से। मैं आपको बस आपकी असाइनमेंट दिखा दूं, असाइनमेंट CSS टाइम टेबल index.html, ये टाइम टेबल आपका ठीक हो गया जी। हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है ना, सिर्फ HTML की मदद से, उसी को चेंज कर सकते हैं आप लोग, तो आप लोग उसी को चेंज कर सकते हैं। पे कैसे है ये? उसमें स्टाइलिंग जी, मंडे के उधर मतलब वो सेम स्टाइलिंग करनी है या खुद से यूज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लें। अगर चेंज अच्छी ना लगे तो फिर ये कर लें। तो इसमें सेम चीज़ें वही हुई हैं। टेबल एक रो ली गई है, पहले को स्पेस ब्लैंक किया हुआ है, कुछ भी नहीं है TH में। देन TH में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। 8 TH आ जाएंगे विद 100% है। TH आपके पास 8 आएंगे, पहले को ब्लैंक कर दें, बाकी में ये दे दें। उसके बाद न्यू TR, पहले में TH आएगा, उसके बाद बाकियों में TD आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ कंटेंट है वहाँ पे लिख दें, बाकी को ब्लैंक छोड़ दें। ये लाइट मोड है। आपकी एक फ़ाइल बनेगी index.html की, ये ज़रा सुन लीजिएगा मती भाई। आपकी index.html है, वो लाइट मोड होगी, ठीक हो गया। एक और फाइल बनेगी dark.html के नाम से, इस पर क्लिक करें, डार्क मोड, तो ये देखें डार्क मोड हो गया। तो ये 2 फाइल हैं जी। ये बस बना देनी तो खुद ही हो गई? नहीं, करना पड़ेगा ना। आप पहले एक लाइट मोड ही रखें, यही रखें, सारी स्टाइलिंग वगैरह कर लें, कंप्लीट एक बन जाएगी। उसके बाद उसी index.html को कॉपी करके पेस्ट करें सेम प्रोजेक्ट फोल्डर में, और dark.html का नाम दे दें। dark.html में अब आपकी स्टाइलिंग जो है ना, आपकी एक सिंगल फाइल भी बन सकती है, डबल फाइल भी बन सकती है, बस लिंक करवाना है, ये डिपेंड करता होगा आप पे। लिंक करवाना, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ये बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट को white। हाँ जी, बस ये करना है। ये ऊपर बटन का यूज किया ये बटन है, ये बटन है, लिंक है किसी का लिंक। हाँ जी, ये लिंक है, एंकर टैग है। इसमें हमने अभी देखा है यहाँ पर ए लिंक्स में आए तो यहाँ पे देखें, ये बटन है, लिंक बटन। आप इसको चेंज कर सकते हैं बटन को ना। बाकी अगर मज़ीद अगर बटन देखना होगा ना, यहाँ पर
नहीं है फ़िलहाल, रहने दें। बाकी आप लोग चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड आउटलाइन ज़ीरो कर दें, बॉर्डर ज़ीरो कर दें, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें और कलर चेंज कर दें। बहुत है, मैं आपको दिखाता हूँ।